विदेश में पढ़ने के लिए राइट टाइम क्या है? सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये समझना जरूरी है कि जब वो कोर्स लेने जा रहे हैं क्या वो कोर्स उसकी फील्ड से रिलेट करता है। अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो अपने इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बैरियर ओपन हो चुका है। एक बहुत बड़ी मिथ है इंडिया के अंदर। स्कॉलरशिप्स किस तरीके से अवेलेबल है? देखिए, स्कॉलरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? लोग सोचते हैं कि हमें न जाने कितना पैसा चाहिए बाहर जाने के लिए। अगर हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी नहीं है तो हमारा वीज़ा रिजेक्शन है। अगर मेरा मोटो है बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तो बिल्कुल काटा है कि आप नहीं जा पाएंगे। फूडिंग वाला कल्चर चूंकि बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? मेरे को याद है एक केस, एक स्टूडेंट को मैंने भेजा था जो प्योर वेजिटेरियन। आज हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक सपना है, वो विदेश में जाकर पढ़ाई करें। जब ऐसे सपने वो देखते हैं, उनके मन में कई सारी बाधाएं भी साथ साथ आती है। योजना के साथ किस तरीके से अपने सपने को साकार किया जाए, किस तरीके से विदेश अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कौन से कोर्सेज को हम सेलेक्ट करें, कब पढ़ाई के लिए वहां अप्लाई करें, किस तरीके की फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, कैसे एडमिशंस लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, इन सारी बातों को आज के इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, एवी ग्लोबस के फाउंडर अमन जी। आज इस चर्चा में अमन जी हमें वो सारी बातें बताएंगे जो किस तरीके से विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई करने का जो सपना है उसे साकार किया जाए। अमन जी, कॉफी विद चाणक्य में आपका स्वागत है। नमस्कार सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत, जैसा कि जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे, विदेशों में पढ़ाई की बात जैसे ही हम करते हैं, हमारे देश में एक क्रेज है बच्चों में और बहुत बड़ा तबका है इसका, जहां बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल अमन जी आपसे है, विदेश में पढ़ने के लिए क्या योजना बनाई जाए और किस तरीके से और कब इसे शुरू की जाए? देखिए सरोज जी, आपने बोला कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर क्रेज़ बढ़ रहा है विदेश जाने का। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखेंगे हमारे कुछ पिछले नंबर्स, कुछ सालों में, काफ़ी सालों से इनफैक्ट, बच्चों के बाहर जाने का जो नंबर है, जो रेशियो, काफ़ी एक अच्छे नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है। पहले क्या था, काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि पहले लिमिटेड कंट्रीज़ थी। कंट्रीज़ तो हमेशा से थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले लोग काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज़ तक जाने के लिए सोचते थे। जैसे आपने देखा है वो 5 टॉप क्राउन कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, यूके है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन अब इसके साथ साथ ना मार्केट में और भी डेवलप हो रही हैं चीज़ें। और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, काफ़ी फील्ड्स और काफ़ी कोर्सेज से रिलेटेड काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज, मैकेनिकल कोर्सेज के लिए बच्चे बहुत जाना पसंद करते हैं। उसी तरीके से और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे आयरलैंड है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं हांगकांग बच्चे जाना आजकल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बच्चों का नंबर वहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम बात करें इस बीच की किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को खास तौर पे सोचना चाहिए विदेश जाने के लिए, या किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, बिल्कुल इसके बारे में हम लोग आगे इसकी चर्चा जरूर करेंगे। अभी डिटेल में ये भी जानेंगे कि कौन से देश और किस कोर्स के लिए सूटेबल है। इससे पहले जो एक बेसिक, जो सबसे पहले सवाल जो एक मन में आता है आज के छात्रों में, वो राइट टाइम क्या है? जैसे राइट टाइम कहने का मतलब है, जैसे जब वो 12th कर रहे हो, जब ग्रेजुएशन हो रही हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डॉक्टरेट हो, वो राइट टाइम क्या है जब हम इस बारे में सोचना? देखिए, हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। ऐसा है कि बाहर हायर स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हैं, आप बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। राइट टाइम से मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि उनको प्रिपरेशन कब शुरू कर देनी चाहिए, कब वो अपना सर्च, रिसर्च और क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके ऊपर लग जाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए भी ना काफ़ी थोड़ी सी डिटेल में हम जाते हैं। जैसे 3 इंटेक्स हैं मेजरली सभी कंट्रीज़ के अंदर। पहला होगा आपका जनवरी इंटेक, फिर हो गया मई इंटेक, फिर हो गया सितंबर इंटेक। क्योंकि यहाँ 12th के एग्ज़ाम जिस टाइम पे ख़त्म होते हैं, उस टाइम पे सितंबर इंटेक ओपन होता है। उसी तरीके से जब बच्चों की, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो हमारी पढ़ाई जब शुरू होती है, वो जिस चैनल पे जिस मंथ में वो ख़त्म होती है, तो उसके लिए सितंबर इंटेक सबसे बड़ा इंटेक होता है हमारा बाहर जाने का।
लेकिन जो बच्चे बाई चांस सितंबर में नहीं जा पाते, कोई डॉक्यूमेंट रह जाते हैं या कोई भी किसी भी परेशानी की वजह से, फिर उनके लिए जनवरी और मई इनटेक है। जनवरी, मई, सितंबर। जी। ओके। तो अगर आप सोचे कि किसी ने सितंबर इनटेक में जाना है, तो उसको लगभग मैं बोलूँगा कि 10 से 12 महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। किसी कंट्री के लिए लेट भी शुरू कर सकते हैं, किसी के लिए 1-2 महीने और पहले भी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक एग्ज़ाम्स हैं जो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक इंग्लिश के एग्ज़ाम है जिसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं आइल्स। कोई कंट्री पीटीई भी एक्सेप्ट करती है, कोई कंट्री टॉफल भी एक्सेप्ट करती है। अमन जी, इससे पहले कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाने के लिए कुछ अलग से जो टेस्ट, एंट्रेंस और एग्ज़ाम जो पास करने की ज़रूरी हैं, उससे पहले मैं एक बार जानना चाहूँगा जो बेसिक जो लैंग्वेज के बारे में आपने बताया, वो कौन कौन सी कोर्सेज हैं और कितने दिन का है और कहाँ से करना चाहिए? देखिए, जो मैंने बताया आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एग्ज़ाम्स, ये कोई हमारा कोई एक प्रॉपर कोर्स नहीं है कि ये 3 महीने का 6 महीने का कोर्स होगा। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि उसकी ऑलरेडी लैंग्वेज पे कैसी कमांड है। इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीचर्स हैं जो अपने सेंटर्स भी जिनके हैं, और काफ़ी सारे एजेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है, हमारे पास भी हमने भी आइल्स टीचर हायर कर रखे हैं। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो हम पहले उनका एक छोटा सा सैम्पल, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक सैम्पल टेस्ट लेते हैं पहले उनको चेक करने के लिए कि उनकी ऑलरेडी क्या नॉलेज है। उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे देख कर कि उनकी ऑलरेडी क्या कमांड है, हम उनको ऑलरेडी बता देते हैं कि आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा, या 20 दिन का टाइम लगेगा, या 3 महीने का टाइम लगेगा। क्योंकि हर कंट्री का अपना एक रिक्वायर्ड स्कोर है। कोई मांग रहा है ओवरऑल 6.5 बैंड्स, कोई बोलता है कि मुझे चाहिए 6 बैंड्स। तो उसके हिसाब से हमें ये क्या है 6.5? ये बैंड स्कोर है। ओके, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया 4 मॉड्यूल्स हैं, अगर 2 मॉड्यूल्स में आपका स्कोर आया 7, 2 में आया 6, तो ओवरऑल हो गया 6.5। हाँ, तो ये आइलेट्स के मॉड्यूल? हाँ, ये मैं आइल्स की बात कर रहा हूँ। तो इस स्कोर पे डिपेंड करता है कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। वीज़ा टाइम पे रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं हो रही है, तो जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कंट्री या वीज़ा रिक्वायरमेंट है कि ओवरऑल हमें 6.5 चाहिए बट नो लेस देन 6, तो उस केस में अगर स्टूडेंट का सपोज कीजिए कि 3 के अंदर है स्कोर 7, लेकिन किसी एक मॉड्यूल के अंदर स्कोर है उसका 5.5, तो उसका ओवरऑल तो स्कोर अच्छा हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो जा नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोला है कि नो लेस देन 6 भी चाहिए। ओके। तो उस केस में रिपीट भी करना पड़ेगा। तो हमारी प्रेफरेंस भी स्टूडेंट से यही रहती है कि आप आइल्स की कोचिंग लीजिए, चाहे आप 15 दिन के लें, चाहे 20 दिन के लें, 1 महीने के लिए, वो हम पे डिपेंड करता है और उनके ऑलरेडी क्या कमांड है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए टेस्ट पास करना होता होगा और स्कोर मिलता है और सर्टिफिकेट भी मिलता होगा? हाँ, वो आइल्स का स्कोर कार्ड मिलता है जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। ओके। इसमें आगे आप जो बता रहे थे, अलग अलग कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे उनका अपना टेस्ट होता है, वो क्या बता रहे थे? देखिए, वो एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो होते हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, वो आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए। जैसे बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपसे SATs मांगेंगे, मास्टर्स के लिए आपसे मांगेंगे GRE, GMAT। GRE यूजुअली होते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम, आप इनको समझिए। यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि अगर बच्चे का इतना स्कोर आएगा तो ही वो एलिजिबल है। ठीक है। तो वो अगेन एलिजिबिलिटी स्कोर हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा। तो ये सभी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट है या फिर कुछ स्पेसिफिक कंट्री है जहाँ पे इस तरीके के टेस्ट हैं? नहीं, देखिए, एग्ज़ाम्स तो है ना, ये यूजुअली सभी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट हर एक कंट्री और हर एक यूनिवर्सिटी में हो ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट को मास्टर्स में एडमिशन लेना है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है, तो अगर किसी एक वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है जहाँ पे GMAT रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, उसने वो GMAT का एग्ज़ाम दिया और उसने वो स्कोर भी क्रैक किया जो मिनिमम रिक्वायर्ड था उस यूनिवर्सिटी के लिए। अब वहीं वो अगर एक दूसरी कंट्री में या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है जहाँ पे GMAT रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे स्कोर नहीं लगाएगा, वो लगा सकता है। कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर उसने फिर भी दिया और वो स्कोर लगाएगा तो उस बच्चे को उसका बेनिफिट होता है। वो एक एक्स्ट्रा उसको ना ऐड करता है प्रोफाइल में। ओके। इसमें जो हम कंट्री की बात कर रहे हैं और कोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले कंट्री और उसके बाद कोर्स, यूनिवर्सिटी के बाद कोर्स, इसका चयन स्टूडेंट्स कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है कि जब वो कोर्स लेने जा रहा है, क्या वो कोर्स उसकी फील्ड से रिलेट करता है।
जो उसने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, जिस फील्ड में वो जॉब कर रहा है। क्योंकि अगर वो उससे रिलेट नहीं करता होगा तो उसका पहली बात एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे भी दिया तो वीज़ा फाइलिंग में, वीज़ा अप्रूवल में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि अगर बच्चे ने यहाँ पे नॉर्मल बीकॉम करी, बैचलर्स नॉर्मल कोर्स की बात करते हैं, और बाद में वो जाते हैं कि मैंने हॉस्पिटैलिटी की मास्टर्स करनी है। तो देखिए हॉस्पिटैलिटी ऐसा कोर्स है कि जो उसको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ जेनरिक कोर्स है, बच्चे को अपना इंटरेस्ट दिखाना है। कायदे से देखा जाए तो उसको जाना चाहिए था अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, कॉमर्स फील्ड रिलेटेड अंदर, लेकिन अगर वो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स लेता है तो उसको वो भी मिल सकता है। लेकिन इस केस में उसको जस्टिफिकेशन और अच्छी देनी पड़ेगी। पहली चीज़, यूनिवर्सिटी को कोर्स मिल गया, अच्छा हो गया, फिर वीज़ा टाइम जब हम वीज़ा फाइल करेंगे, वीज़ा के टाइम पे भी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने ये कोर्स क्यों लिया है। अगर वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो उसका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, कोई कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कंट्री इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है वीज़ा देने में। अगर हम दोबारा से बेसिक पे आते हैं कि कैसे चयन किया जाए, तो उसके अंदर सबसे पहले बच्चे को ये देखना चाहिए कि उसको कोर्स कौन सा लेना है, कोर्स की लेंथ कितनी है। लेकिन आपने जैसा बताया, जो उसका कोर्स सेलेक्ट करते हुए उसने जो पहले जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में उसने पढ़ाई करी है, वो उसको ध्यान में रख के उसको कोर्स का चयन करना चाहिए। जी, ओके। आप खुद समझिए ना, अगर कोई बीकॉम के बाद बोले कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना है तो वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एक हॉस्पिटैलिटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जेनरिक फील्ड है, हो सकता है कुछ एक यूनिवर्सिटी। बट पॉसिबल, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो अपने इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बैरियर ओपन हो चुका है। देखिए बैरियर तो ओपन हो चुका है, लेकिन हाँ, बट ऐसे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने बच्चा वाला। उसको क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसका बैकग्राउंड ही नहीं है। तो क्या बैकग्राउंड ही नहीं है आज तक। उसने जब लास्ट पिछले 3-4 साल में, 5 साल में उसने अगर पढ़े ही नहीं है, फिजिक्स ही नहीं पढ़ी है, या फिर जो भी आपके रिलेटेड चीज़ें सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो वो सीधा मास्टर्स कैसे कर लेगा? परफॉर्म नहीं कर पाएगा। परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और कंट्रीज़ ये बहुत जज करती हैं, यूनिवर्सिटी बहुत जज करती हैं कि भाई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है, कोई और मोटो तो नहीं है उसका। अगर उनको दिखता है कि बच्चे का जो असली मोटिव है स्टूडेंट का वो पढ़ाई नहीं है, कुछ और मोटिव है, तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, वीज़ा रिजेक्शन आएगा, 100% आएगा। ये मोटो कैसे चेक होता है? ये मोटिवेशन वो देखते हैं ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना सीरियस रहा है वो अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर। एक पढ़ने वाले बच्चे का प्रोफाइल अलग से दिख जाता है, और जो एवरेज भी होता है उसका भी पता लगता है कि हाँ पढ़ाई इसका मोटिव है। लेकिन अगर बच्चा बोले कि यार मैं तो कुछ और ही करना चाह रहा हूँ, या उनको दिखे कि इसने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एडमिशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू द कंट्री, उसने बस एक बार एंटर होना है, तो उस केस के अंदर रिजेक्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। खैर इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे, लेकिन जो इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि कोर्स सिलेक्ट करते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि कोर्स की लेंथ कितनी है। जैसे कंट्रीज़ के अंदर डिग्रीज़ की लेंथ्स में डिफरेंस होता है। आप समझें अगर यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर यूजुअली मास्टर्स है 2 साल की, लेकिन वहीं अगर आप जाते हैं यूके में, आयरलैंड में, तो मास्टर्स हो जाती है 1 साल की। ठीक है, इस चीज़ से फ़र्क कहाँ पड़ता है? इस चीज़ से फ़र्क बजट पे भी पड़ता है। अब लोग सोचते हैं कि यूके की पढ़ाई बहुत महंगी है। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि वो सस्ती है, लेकिन अगर आप 2 साल की मास्टर्स यूएसए से करेंगे तो आप 2 साल फीस देंगे, 2 साल आप वहाँ पे अपना लिविंग एक्सपेंस भी निकालेंगे। पार्ट टाइम जॉब मिलती है नहीं मिलती है, दैट इज़ अनदर थिंग। क्या पता मिल जाए और अच्छा है मिल जाए, हम चाहते हैं, हम मदद भी करते हैं बच्चों की इस केस के अंदर कि पार्ट टाइम जॉब्स आपको कहाँ, किस फील्ड में, किस तरीके से आपको लेनी है। वहीं पे अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपका लिविंग भी 1 साल का ही रह जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक होता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वर्क परमिट। पढ़ाई के बाद कितना मिलेगा, इसका एक्चुअल टर्म है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये हम लोग आगे जब हम जॉब की बात करेंगे वहाँ इसकी हम चर्चा करेंगे। हाँ, फिलहाल अभी हम कोर्स की बात कर रहे हैं और कंट्री। ठीक है, लेकिन ये कोर्स स्टडी वर्क परमिट कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कितने साल का कोर्स है उस पर, और कोई कंट्री कितना दे रही है। डायरेक्टली आप वर्क परमिट में नहीं जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई के बाद भी हर कंट्री आपको वर्क परमिट देती है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे यूके की, तो वहाँ पे आप बैचलर्स करेंगे 3 साल की, मास्टर्स करेंगे अगर मास्टर्स के लिए जाते हैं तो 1 साल की, और आपको उसके बाद वर्क परमिट मिलता है 2 साल का। नहीं, बैचलर के बाद कितने साल? 2 साल का। और मास्टर्स के बाद? तब भी 2 साल का। ओके, जी, ठीक है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। बच्चे ने जो वहाँ पे पैसे लगाए हैं कोर्स करने के लिए, क्या वो वहाँ पे मतलब उसका एक्सपोजर क्या है, क्या उसको कुछ इन्वेस्टमेंट जो उसने करी उसका कुछ रिटर्न भी आ रहा है। अगर वो वहाँ पे बिना जॉब करे वापस आ जाएगा, वी डोंट माइंड दैट, वेल एंड गुड। उसकी यहाँ इंडिया में अगर अच्छी जॉब लग रही है, या यूके से पढ़ के यूएसए में अच्छी जॉब लग रही है, बच्चे को इन चीज़ों के लिए ओपन रहना चाहिए। लेकिन एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक बहुत मेजर एक चीज़ है
जिसको बच्चे हमेशा कंसिडर करते हैं। ये कोर्स के साथ इंटीग्रेटेड रहता है या फिर नहीं, ये आपका स्टडी परमिट अलग होता है। आप जब इनिशियली जाएंगे तो आपको स्टडी परमिट मिलेगा। स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। ये लेना होता है? और इसकी गारंटी कितनी कैसी रहती है? कंट्री देती है, आप लेना चाहें ना लेना चाहें वो आपके ऊपर। तो ये गारंटीड रहता है? अनटिल अनलेस आप गारंटी की बात कर रहे हैं, वो कोर्स और वो यूनिवर्सिटी उन कंडीशंस के अंदर फॉलो हो। जैसे कनाडा के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप वहाँ से पढ़ाई करें, आपको नहीं मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। हाँ, लेकिन ठीक है, हम लोग ऐसी चीज़ नहीं प्रमोट करते। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये अपने डिक्लेरेशन में ये सारी चीज़ें उनके ये यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन के अंदर नहीं होंगी, ये आपकी जो हर एक कंट्री की जो गाइडलाइंस हैं ये वहाँ पे होगा। कंट्री के गाइडलाइंस को हमें अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। देखिए, वहाँ पे आप कोर्स से रिलेटेड देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के डिक्लेरेशन में मिल जाएगी। फैकल्टी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ पे कुछ लोग प्लेस हुए हैं, वो सब आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मिलेगा। लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो एक कंट्री की कंडीशन है ना, वो तो उनकी गाइडलाइन है, तो ये वहाँ से आपको पता लगेगा। जैसे जब कोई भी स्टूडेंट्स कोर्स के साथ, अब कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ईज़िली स्टडी अपॉर्चुनिटी है और कोर्सेज वहाँ पे कौन से अवेलेबल होते हैं नॉर्मली? देखिए, कंट्रीज़ तो काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, बच्चे भी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर स्टूडेंट का, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सपोज़ कीजिए कि स्टूडेंट की परसेंटेज है 60%, एक हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, बट वो यूनिवर्सिटी चूज़ करता है जिसकी रिक्वायरमेंट है 75%, तो वहाँ पे तो एंट्री नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ऑप्शन हो गया। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा, आप समझिए कि उसको करना ही करना है अप्लाई, तो ठीक है, 2-4-5% का डिफरेंस चल सकता है। वो अपने SOPs के अंदर वो कोर्स वो क्यों लेना चाहता है, यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहता है, वो जस्टिफिकेशन 2-4-5% तक हो सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। तो वो टोटल डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ जाना चाहता है, मिल के उसके साथ एक रास्ता निकालना होता है, उनको ठीक यूनिवर्सिटी और कोर्स इस हिसाब से हमें बताना होता है। कुछ कंट्रीज़ का नाम अगर हम डेफिनेटली, देखिए, मैं आपसे शुरुआत में बोला कि जो 5 मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो आप समझिए कि UK है, USA है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेकिन अब और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो आगे बढ़ के चढ़ के आ रही हैं, बच्चे वहाँ पे जाना पसंद कर रहे हैं। जैसे इस बार हमारे यहाँ से AV ग्लोबस से आयरलैंड के लिए बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो वाकई बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे TCD, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, UCD, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे। यहाँ पे कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, वैल्यू भी बहुत है। आयरलैंड की बात कर, हाँ, मैं आयरलैंड की आपको बताइए। इसके अलावा जर्मनी है, जर्मनी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए। मैंने देखा बच्चों की काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस रहती है जर्मनी। सबसे इजी अगर हम बात करें, जो ये कंट्रीज़ आपने बताया, इनमें सबसे इजी और सिक्योर्ड? देखिए, ईजी और डिफ़िकल्ट ना, मैं फिर से वही बोलूँगा कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, अल्टीमेट गोल तो उसने आगे अपने करियर में ग्रोथ करना है, आगे उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेना है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही रहती है कि स्टूडेंट्स की। तो इसको अगर हम देखें तो उस हिसाब से, और एवरेज स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली साउंड हैं और एकेडमिकली साउंड हैं, बट ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो एवरेज है, एकेडमिक में भी वो एवरेज है, फाइनेंशियली भी एवरेज है, बट यस वो ड्रीम सपना देख रहे हैं। देन उस केस में देखिए, जो अगर आप बात करते हैं एक रेगुलर स्टूडेंट की, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु हैव मेरिट्स, हम बात करें नॉर्मल 60-70% जो स्कोर कर रहे हैं 12th में या बैचलर्स में, 50-60-65% स्कोर कर रहे हैं, तो देखिए, मैं फिर वही बोलूँगा, अवेलेबिलिटी सब कंट्रीज़ के अंदर है इनके लिए। अगर हम ईजी की बात करते हैं तो हर कंट्री का ना अपना अपना एक टाइम होता है। जैसे आज की डेट में लोगों की प्रेफरेंस कनाडा है, लेकिन कनाडा डिफ़िकल्ट हो रहा है। UK कुछ समय पहले, आज से अगर मैं बात करूँ 2-3 साल पहले, काफ़ी इजीली वीज़ाज आते थे, लेकिन अब UK भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है। USA एक ड्रीम कंट्री है, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चल रही है। आपको अपनी फंडिंग शो करनी होती है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स होते हैं उनके हिसाब से। यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, सब ईजिली अवेलेबल है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हर किसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो सब ईजी है, और अगर आप कहीं पे कुछ ब्रेक कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन गलत कर रहे हैं, तो सब डिफिकल्ट है। फिर भी आप एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंट्री का नाम अगर आप सजेस्ट करना चाहें? अगर हम बात करते हैं कि बजट भी आ जाए कंट्रोल में, डिग्री की वैल्यू भी बहुत हो, है ना, और आगे एक्सपोजर भी बच्चे को बहुत मिले, तो मैं तो सोचता हूँ कि बच्चे को UK जाना चाहिए।
लेकिन अब वहाँ पे एक थोड़ा सा परेशानी आ जाती है कि बट यूके आपने बताया यूके में टफ है, नहीं, अभी स्ट्रिक्ट हो रहा है। स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अवेलेबिलिटी 50% वाले बच्चों के लिए भी है, 90% वाले बच्चों के लिए भी है। हाँ, टफ हो रहा है। वीज़ा टर्म्स के अंदर थोड़ी सी चीज़ें देखिए, वो तो चेंज चलते रहेंगे, क्योंकि जब कोई कंट्री ईजी होती है तो लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। जिनकी प्रोफाइल नहीं है पढ़ाई की, वो वहाँ पे स्टडी वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के जॉब करने लग जाते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं। तो ये तो कंट्रीज़ का हक बनता है इतना टफ होना कि वो अच्छे से समझें कि बच्चा पढ़ने ही आना चाहता है यहाँ के, ऐसा ना हो कि पढ़ाई का वीज़ा लेके आ गए, स्टडी वीज़ा लेके, और यहाँ कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, फीस ही नहीं भरी, वहाँ पे जॉब करने लगे और उस तरीके से फिर। तो ऐसे में एक जो बेसिक क्वेश्चन ये भी आता है, एक बेसिक फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होना चाहिए किसी कैंडिडेट का? देखिए, फाइनेंसिस की अगर हम बात करें ना, तो एक बहुत बड़ी मिथ है इंडिया के अंदर। हम जितनी भी क्लाइंटेल देखते हैं, आज मुझे देखिए लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, लोग सोचते हैं कि हमें ना जाने कितना पैसा चाहिए बाहर जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही फीस सोचता हूँ। वाकई यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी है, मैं उस चीज़ की मना नहीं करूँगा, लेकिन सबको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अराउंड 70% स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेकर बाहर जाते हैं। अब जो आप वो लोन ले रहे हैं, आप तभी देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हम लोन ले रहे हैं क्या हम ये टाइम से दे पाएंगे और क्या हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे, उसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। अगर हम बात करें कि एक फैमिली कितनी साउंड होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स क्या होनी चाहिए, तो देखिए सबसे बेसिक तो यही है कि उनके सिबिल स्कोर्स अच्छे होने चाहिए ताकि उनको लोन्स इजीली मिल जाएं। लोन देने के लिए काफ़ी सारे बैंक्स हैं, सभी ऑलमोस्ट एजुकेशन लोन दे रहे हैं, कोई उसके अंदर परेशानी नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मुझे लोन नहीं लेना, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे पे भेजना चाहता हूँ, अब मिनिमम बजट क्या है, तो अगेन अगर आप कनाडा जाएँ, डिप्लोमा करते हो, तो आपका तकरीबन 9-10 लाख में एक साल का डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ एक मनी सेव दिखानी होती है या एक अकाउंट और खोलना होता है वहाँ पे बच्चे की लिविंग के लिए। अगर आप यूके देखते हैं तो आपकी मास्टर्स की एक साल की फ़ीस शुरू हो जाती है 14-15 लाख से, लेकिन अब अगर हम हाई एंड पे जाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो 35 लाख तक भी जाती है। किसका क्या बजट है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। और अगर बजट में कमी है लेकिन एम्बिशियस है, यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए, तो एजुकेशन लोन वहाँ हेल्प करते हैं। एजुकेशन लोन इंडिया से ही करवाना होता है? हाँ, इंडिया से ही होता है। एंड इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 10 to 12% के आसपास। और ये कब रीपे करना होता है? ये आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सारा जो इंडिया में जिस तरीके से एजुकेशन लोन है? बिल्कुल ऐसा ही है। अप टू 70-80% पास होता है एजुकेशन लोन। हाँ, तो मतलब यूजुअली 100% भी होता है, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, लेकिन अप टू 70-80% पास होता है। और वो 70-80% इतना होता है जैसे 10 लाख फीस है, 10 लाख रहने का खर्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो 20 लाख का 70-80% की बात कर रहा हूँ कि वो बच्चों की लिविंग के लिए पैसा देने को तैयार होते हैं। ओके, एजुकेशन लोन इन कोर्स फी, यूनिवर्सिटी फी एंड लिविंग एक्सपेंस दोनों मिलाकर, दोनों कंबाइन करने के बाद टोटल अमाउंट का 80%, 70-80% जी। अगेन डिपेंडिंग अपॉन सिबिल स्कोर, अगर सिबिल अच्छा नहीं है तो वो तो मना भी कर देंगे ना बैंक्स, तो कि हम नहीं ऑब्वियसली देंगे। वो हाँ। तो बैंक का जो टर्म्स और कंडीशन। उनकी रिक्वायरमेंट क्या, अगर कोई बोल रहा है मुझे लिविंग के लिए नहीं चाहिए, तो ठीक है ना, फिर क्यों बैंक देगा? अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको मिलेगा, उनको। एंड आफ्टर कोर्स कंप्लीशन कितना टाइम का एक उनको रिलीफ मिलता है? जॉब सपोज 1 साल तक जॉब कहीं नहीं। देखिए, हम बात करते हैं एक सिनेरियो की, जो यूजुअल सिनेरियो है लोगों का। लोन्स जो है ना, हमारी मेंटालिटी ऐसी है, किसी को नहीं अच्छे लगते इंडियंस को अपने ऊपर। तो कई बार हमने देखा है कि बच्चे लोन लेकर जाते हैं और पीछे से पेरेंट्स उसको क्लोज कर देते हैं, पैसे भर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट भी जाते हैं तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लोन को क्लोज कर दूं। ज़्यादा टाइम तक वो अपने सर के ऊपर ना इस सरदर्दी को रखना नहीं चाहते हैं, इस बोझ को। तो अगर किसी का 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो वहाँ पे वो फिर उनका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो मैंने आपको बताया मिलता है, उसके दौरान वो वहाँ पे अपना लोन रीपे कर देते हैं। नहीं, मेरा जो सवाल था वो ये था, जैसे मेरा कोर्स फिनिश हो गया 2024, देन अब मेरे पास सपोज मैं अगले 1 साल तक मुझे कोई जॉब मिली नहीं, तो ये टाइम पीरियड ये हमारा बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ओके। कुछ बैंक्स हैं जो आपको टाइम देते हैं 3-4 महीने का, 6 महीने का। मैं इसी टाइम की पूछ रहा था। हाँ, कुछ बैंक्स हैं जो नहीं भी देते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन ऐसी नहीं है बैंक्स के द्वारा। ठीक है, अभी हम अभी हमने कंट्री की बात की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं और कुछ कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रेफरेंस, एवरेज की बात कर रहे हैं, मेरिटोरियस की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है और मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज़ कौन कौन से हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका एक एवरेज स्टूडेंट के लिए,
तो कंट्री वाइज मैं आपको कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कनाडा, हमारे यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं कनाडा के अंदर, और मैक्सिमम जो जाते हैं वो कॉलेजेस में जाते हैं। तो जो मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं उनमें हो गया आपका हम्बर कॉलेज, सैनिका कॉलेज, कॉनेस्टोगा कॉलेज, इस तरीके के। अगर हम अब आते हैं यूके के अंदर, वहाँ पे बात करते हैं, तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, अगेन ये, लेकिन ये मेरिटोरियस पे के लिए है। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं कहाँ जा रहे, तो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर अगर हम इसी तरीके से और जगहों पे आते हैं, आयरलैंड का मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ का नाम। अब यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे, TCD, UCD, ये थोड़ा सा हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़, इनमें फीस भी ज़्यादा है और कट ऑफ भी ज़्यादा है। बट एक अगर हम एवरेज बच्चे के लिए बात करते हैं तो एक है DBS, डबलिन बिजनेस स्कूल, वहाँ पे इजीली एडमिशन्स हो जाते हैं। लेकिन हमें इसके साथ ये भी ध्यान देना होगा कि बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है और उस यूनिवर्सिटी से जो कोर्स करे, इनकी वैल्यू क्या है। यस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या अवेलेबल है। अगर हमने अपने मन का कोर्स कर लिया, एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कर लिया कि ज़्यादा पढ़ाई भी ना करनी पड़े, तो क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है ऐसे कोर्सेज के और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बाद। यस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, मेरा ये मानना है कि जॉब लगना मुश्किल नहीं है। जॉब जो करना चाहता है ना, उसकी जॉब लग जाती है। आपको कोशिश करनी होती है, चाहे आप इंडिया की बात करें, USA की बात करें, कनाडा की बात करें। जो लोग कहते हैं मेरी जॉब नहीं लग रही है, खैर वो मेरे समझ में नहीं आते हैं, शायद वो ट्राई नहीं कर रहे हैं पूरा। लेकिन क्या उस वर्थ की जॉब मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लेसमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल विद दोज। हाँ, प्लेसमेंट्स अवेलेबल है, प्लेसमेंट हेल्प भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे हमारे इंडिया में क्लेम करते हैं ना कि 100% प्लेसमेंट गारंटी, ऐसा क्लेम कोई नहीं करता वहाँ पे टाइम टू टाइम फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कंट्री में जाएंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए रिक्रूटमेंट फेयर्स होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, वो बच्चे उनसे इंटरेक्शन करते हैं, अपने रेफरेंसेस निकालते हैं, अपने लिंक्स जनरेट करते हैं, सो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स दे कैन गो देयर, दे विल हेल्प देम। वहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो CV प्रिपेयर तक करने में हेल्प देते हैं उस कंट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे ईजिली आप सर्च कर सकते हैं कि लास्ट बैचेस में कितना % इनका एम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। तो वहाँ पे क्लियरली गिवन होता है कि भाई 93% स्टूडेंट्स ने या तो उनकी जॉब लग गई विद इन 6 मंथ्स, या फिर सेकंड कोर्स में ऑप्ट किया। सो ये ऑल डेटा आर अवेलेबल विद देयर वेबसाइट्स। हाँ, ऑल डेटा इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। इफ नॉट, देन आई थिंक, एंड इफ द स्टूडेंट इज इन टच विद राइट एजेंट और कंसल्टेंट, दे कैन हेल्प देम विद दिस। ओके, एजेंट्स के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, बट इससे पहले एक पॉइंट मैंने मिस किया जी। वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर एक कंट्री के अंदर ना कुछ इन डिमांड ऑक्यूपेशंस होती हैं। ओके, ये क्या होता है? देखिए, अब नाम अलग अलग है हर कंट्री के लिए, किसी कंट्री में कुछ बुलाते हैं, कहीं पे कुछ बुलाते हैं। ये होता है कि हर कंट्री के अंदर ना एक फील्ड होती है जो बहुत डिमांड में होती है। कहीं पे कंप्यूटर साइंस बहुत डिमांड में है, IT सेक्टर बहुत डिमांड में है, कहीं पे फाइनेंस बहुत डिमांड में है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपनी कंट्री फाइनल करने के साथ साथ। ये टाइम टू टाइम वेरी भी करता रहता है। हाँ, इसमें चेंजेस होते हैं। जैसे अभी इंडिया की बात करें, IT बहुत बूम पे है। बिल्कुल है। IT तो इस वक्त मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में बूम पे है। कंट्रीज में। लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फाइनेंस बहुत बूम पे है। जैसे आप आयरलैंड की बात करें, फाइनेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और कुछ कोर्सेज और कुछ आप फील्ड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे आप एक नॉर्मल कोर्स है, अच्छे डिमांड में है, बहुत अच्छी डिमांड नहीं बोलूँगा, बट क्योंकि कोर्स भी नॉर्मल है, वो है APS प्रोफेशनल अकाउंटिंग। प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो कोर्स है वो काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी डिमांड में। यूके में क्या चल रहा है अभी? यूके के अंदर आप IT में अच्छी डिमांड है, फाइनेंस में भी अच्छी डिमांड है। ये कुछ फील्ड्स हैं। अगर आप बात करते हैं HR की, तो देखिए HR एक ऐसी फील्ड है जिसकी रिक्वायरमेंट तो हर जगह है। डिमांड बहुत हाई है, लो है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन देखिए ये वो फील्ड्स हैं जिनकी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं मार्केट के अंदर। और क्या कोर्सेज? कुछ मैकेनिकल के कोर्सेज, बायोमेडिकल के कोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ना सारे कोर्सेज लगभग मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर डिमांड में है। अमन जी, मैनेजमेंट कोर्सेज को लेकर बच्चों में, स्टूडेंट्स में, इंडियन स्टूडेंट्स में कितना क्रेज है? हाँ, ये ना आपने एक्चुअली क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा। एक क्लैरिटी मैं बच्चों को देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में बैचलर्स करने के बाद बच्चे डायरेक्टली MBA में एनरोल करते हैं। हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि उन्होंने MBA करनी है। लेकिन फॉरेन में क्या कल्चर है कि MBA करने के लिए ना उन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए पहले। वहाँ पे वो लोग ये समझते हैं, या मतलब इस कोर्स को इस तरीके से देखा जाता है कि किसी के पास 3 साल, 4 साल, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो एक ठीक लेवल पे कंपनी में, ठीक ठाक लेवल के ऊपर, अब उन्होंने आगे ग्रो करना है, तो वो MBA करेंगे सो दैट वो आगे मैनेजरियल पोस्ट के अंदर जा सकें, मैनेजरियल लेवल पे जा सकें। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि हमने MBA करना है,
तो हमारी उनको 2 सजेशन रहती है कि या तो आप करें MBA के अंदर होता है फ्रेशर्स MBA, जो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपको एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन वो अगेन लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। या फिर आप करें मास्टर्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए अच्छा क्राउड आता है, काफ़ी बच्चे आते हैं, अच्छा फुटफॉल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को लेकर भी बच्चों में क्रेज है, बिल्कुल है, डेफिनेटली। बट उनको यहाँ MBA मैनेजमेंट मतलब MBA ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा सोच रखा है, ऐसा सोच रखा है, बट इसके लिए मिनिमम क्या एक्सपीरियंस 4 इयर्स मिनिमम 3 इयर्स से शुरू हो जाता है। ओके। अब कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जिनकी डिमांड होती है कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ऑन अ मैनेजर लेवल। तो 3 साल का मैनेजर लेवल के एक अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको 7-8 साल भी लग सकते हैं। ओके, एक्सपीरियंस भी आपका एक लेवल का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। अच्छा। कोई सिर्फ एक्सपीरियंस मांग रही है, कोई मैनेजरियल लेवल पे मांग रही है। हाँ, अब इसके अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने बैचलर्स करी थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, अब उन्होंने मास्टर्स करनी है, अब वो क्या करें? तो अब उस केस के अंदर क्या होता है, अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सपोज कीजिए आप कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उसने बैचलर्स करी, यहाँ 5 साल 6 साल अच्छी कंपनी में, टॉप कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो मास्टर्स में क्या सीखेगा? उसने जॉब में सब सीख लिया। उस केस में हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोर्स में जाओ, या तो वो MBA लें, या फिर कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वो कोर्सेज लें, ताकि अब वो उनका जो ग्रोथ हो, प्लस जो उन्होंने कोर्स को जस्टिफाई करना है, यूनिवर्सिटी को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कोर्स क्यों चाहिए, कंट्री को कैसे जस्टिफाई करेंगे ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स क्यों चाहिए, तो वो भी ईजी हो जाता है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं पैरेलली, जिन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे कि कोर्स भी मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिले और वीज़ा भी मिले। अगर एक भी चीज़ मिस हुई तो फिर वीज़ा नहीं आया तो सब बेकार हो गया ना, बच्चे की मेहनत बेकार, उसके एम्बिशंस बेकार, उसके सपने खराब। दोबारा से अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इनटेक के लिए, वीज़ा आ सकता है लेकिन टाइम वेस्ट तो हुआ ना। इसमें रिसर्च स्कॉलर्स के लिए क्या स्कोप रहता है, किस तरीके से कितनी अपॉर्चुनिटी रहती है? PhD के केसेस में क्या होता है कि बच्चों को ना सबसे पहले अपना सुपरवाइज़र ढूंढ रहा होता है यूनिवर्सिटी में, और उस सुपरवाइज़र को अपने सारे पेपर सबमिट करने होते हैं। अब इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में एक मोनाश यूनिवर्सिटी के अंदर एक मोनाश जैसे एन एग्जाम्पल, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर वो उस स्टेप में कामयाब हुए तो उनके रिसर्च पेपर सिलेक्ट हों, वो नेक्स्ट डिफिकल्ट है, और सिलेक्ट हो, एडमिशन मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। वी सपोर्ट देम, लेकिन ये कंपेरेटिवली उन लोगों के लिए ईजी रहता है जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में है, पहले से है, कोई ऑस्ट्रेलिया में हाँ किसी का कनेक्शन ऑलरेडी XYZ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है, मास्टर्स करते करते उसने सुपरवाइज़र अपना देख लिया है, ढूंढ लिया है, उसको अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं, और फिर अकॉर्डिंगली वहाँ साथ के उसके PhD में हो गया। न्यू एडमिशंस में डिफिकल्ट है, बट ऑलरेडी न्यू एडमिशंस वो जो इंडिया में है, इंडिया में जो ऑफ शोर हैं, जो ऑन शोर हैं, यानी पहले से ही उसी कंट्री के अंदर है, डिफिकल्ट उनके लिए भी है, लेकिन कंपेरेटिवली एक फ़ायदा हो जाता है उन लोगों को, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसमें आगे हम लोग स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। स्कॉलरशिप्स क्या किस तरीके से अवेलेबल है? देखिए स्कॉलरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप्स की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी का बजट एक सर्टेन अमाउंट है और वो सोचता है कि बाकी की मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोशिश करेंगे, बच्चा भी करेगा, हम भी करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी सारी चीज़ अवेलेबल है उसके लिए, लेकिन मिले ना मिले इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है ना स्कॉलरशिप की। हम शुरुआत करते हैं 2 तरीके की स्कॉलरशिप से, एक होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, एक होती है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के अंदर देखिए 3 तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं। एक है गारंटेड स्कॉलरशिप, जो यूनिवर्सिटीज़ का प्रमोशन है कि मेरे पास जो इंडिया से बच्चा आएगा या जो इंटरनेशनल बच्चा आएगा उसको मैं 2000 पाउंड्स की या 2000 यूरो की स्कॉलरशिप दूंगा ही दूंगा। एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वो बच्चे का पीछे क्या स्कोर है उस पर डिपेंड करता है। मेरिट बेस्ड के अंदर उनकी कई बार काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से रिक्वायरमेंट होती है, दे आस्क नॉर्मल क्वेश्चंस, है ना, इंट्रोडक्शन एंड व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप, बच्चे को जस्टिफाई करना होता है, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है कि उनको किस बच्चे का समझ में है, किसको देनी है। ठीक है, फिर एक होती है बर्सरी। बर्सरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बर्सरी एक तरीके की आप समझिए एक डिस्काउंट है। बर्सरीज भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो देते हैं, सब नहीं, काफ़ी सारे। अब सेकेंड टाइप की जो स्कॉलरशिप्स है, पहले मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, दूसरी है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। जैसे अगर हम एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो एक स्कॉलरशिप है ब्रिटिश काउंसिल ग्रांट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये स्कॉलरशिप्स उन बच्चों के लिए जो इंडिया से UK जाना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है, अप्लाई करनी पड़ेगी, तब वहाँ से अप्रूव होगी, लिमिटेड बच्चों को मिलेगी, सबको नहीं मिलती है।
ओके। अब जो इंडिया से यूएस जाना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग स्कॉलरशिप है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए। उस स्कॉलरशिप का नाम है फुल ब्राइट नेहरू रिसर्च स्कॉलरशिप, नेहरू रिसर्च जो यूएसए जाना चाहते हैं। यस। ओके। अब इस स्कॉलरशिप के अंदर वो क्या कवर करते हैं? फुल टाइम जो बच्चे की फ़ीस है, अच्छा। वो पूरी की पूरी, बच्चे का लिविंग एक्सपेंस पूरा का पूरा, इनफैक्ट जो स्टूडेंट का एयर फेयर है ओह ग्रेट। वो तक कवर करते हैं। बट ये बहुत लिमिटेड होगा। बहुत लिमिटेड है, सब बच्चों के लिए नहीं होती। ये देखिए एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स हैं, इनको अप्लाई करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें क्या एलिजिबिलिटी रहती है स्कॉलरशिप्स के लिए? एलिजिबिलिटी से पहले अगर हम एक बहुत बेसिक बात करते हैं ना, तो वो रहती है अप्लाई करने की डेट्स। अगर वो डेट मिस हो गई तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब अगर हम आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि स्टूडेंट जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी से बैचलर होना चाहिए मिनिमम। ये मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है, क्योंकि जो मैंने आपको नेहरू रिसर्च बताई ना, फुल ब्राइट नेहरू रिसर्च। दूसरा, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का, और वो प्रूफ करना पड़ेगा। वो प्रूफ कैसे होगा? एम्प्लॉयर होगा, उसके एंडोर्समेंट लेटर्स होते हैं, रेफरेंस लेटर्स होते हैं, उन सब से प्रूफ होगा। और एक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है विच इज़ अराउंड 55 to 60, कि बच्चे का ये स्कोर होना ही चाहिए बैचलर्स में, देन ओनली ही कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसमें स्कॉलरशिप्स के बारे में किस तरीके से प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए? रिसर्च स्कॉलरशिप अवेलेबल है? देखिए, स्कॉलरशिप्स के ऊपर रिसर्च करना चाहिए स्टूडेंट को, उसकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मेन मैटर है, ये मैटर किसका? ये मैटर है कंसल्टेंट्स का, एजेंट्स का। हाँ, बच्चा अगर इन सारी रिसर्चेज में रह गया तो वो अपनी बैचलर्स कैसे कंप्लीट करेगा, अपने क्लास 12 के बोर्ड्स में कैसे अच्छे स्कोर लाएगा। स्कॉलरशिप्स के बाद हम वीज़ा की बात करते हैं। वीज़ा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किस तरीके से, अपना डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से, और ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, हमें जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाता है, हमें एक सर्टेन अमाउंट होता है जो यूनिवर्सिटी को पे करना होता है। अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की उसकी क्या डिमांड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगेंगी 100%, कुछ मांगेंगी 50%, कुछ मांगेंगी 2000, 3000, 5000 यूरोस। तो हमें सबसे पहले तो वो फीस पे करके उनसे प्रूफ लेना होता है, क्योंकि हमें लेटर ऑन वीज़ा में ये एग्जिबिट करना होता है डॉक्यूमेंट कि हम ये फ़ीस दे चुके हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है और ये फ़ीस दे चुके हैं। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी के टाइम पे लगता है कोर्स एडमिशन के लिए, और वीज़ा के लिए लगता है वो वीज़ा एम्बेसी के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा अपना स्कोप देना होता है कि हम क्यों जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम इंडिया वापस आके क्या करेंगे, ये कोर्स करने के बाद हम अपना स्कोप क्या देखते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी नहीं है तो हमारा वीज़ा रिजेक्शन है। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर हमको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये प्रूफ करना होता है कि हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई करने के बाद हम इंडिया आएंगे, बट अगर मेरा मोटो है बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके अगेन कंसल्टेंट, बात घूम के कंसल्टेंट्स पे आएगी। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसमें जहाँ कमी पेशी है वो उसमें आपकी सुधार करने में हेल्प करेगा। बेसिक। और आगे वीज़ा के लिए और क्या करना? इसके बाद फंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब फंडिंग की अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई कंट्री आपको सिर्फ 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट देख रही है, कोई पिछले 6 महीने की देख रही है, क्योंकि वो भी ये समझना चाहते हैं कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है पढ़ाई का। अगर पैसा नहीं है आपके पास, लोन है, तो दैट इज़ अनदर फैक्टर। लेकिन अगर किसी कॉलेज की फीस है, सपोज कीजिए 2 साल का कोर्स है, 1 साल की फीस है 20 लाख रुपए, आप 20 लाख रुपए अगर फीस भर रहे हैं उस कॉलेज में, आगे जाके 20 लाख और भरनी है, 10 लाख रुपए वहाँ पे साल का रहने का एक्सपेंस भी है, तो ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है, ये भी तो देखेंगे। आपने कहीं से उधार लेके तो नहीं भर रहे फीस? क्या आप ये फीस का जुगाड़ तो नहीं कर रहे हो सिर्फ कंट्री में आने के लिए और यहाँ के भागने के लिए? कोई एफडी वगैरह हो चल जाए, चलेगा? कंट्री टू कंट्री वैरी करेगा, बट मोस्टली चल जाएगी। जेन्युइन सोर्सेज अगर हमारे फंड्स के हैं ना, तो वो चल जाते हैं सभी कंट्रीज़ के अंदर। फंडिंग, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और हमारी डॉक्यूमेंटेशन सबसे मेन फैक्टर है वीज़ा आने या ना आना डिसाइड करने के लिए। ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, जैसे ठीक है अभी मैं 12th में ही हूँ और आगे मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जाना है, तो क्या मुझे अभी से ही इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जिसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए? देखिए, बच्चे का क्या एम्बिशन है, उसको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, वैसे कब ये गोल कब सेट करना चाहिए, राइट टाइम क्या? अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले। बट अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, आपने जाना है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। नहीं, मैं अभी जैसे 10th में ही हूँ और आज से ही मैं इसको लेकर मैं गोल सेट करना चाहता हूँ। 12th में हूँ, आज से मुझे ये गोल सेट करना है। बैचलर्स में जाना है आपने। यस, देन हाउ? ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का आपको कौन सा इंटेक में जाना है, उस इंटेक की एप्लीकेशंस कब ओपन होंगी। कुछ एक यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी एप्लीकेशन अगर सितंबर इंटेक है तो उससे 1 साल पहले सितंबर में ओपन हो जाती है, तो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अब उस टाइम पे डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए आपके आइल्स भी चाहिए,
अगर आपको SAT भी चाहिए, SAT जो मैंने आपको बताया, या फिर मास्टर्स के लिए GRE GMAT चाहिए, तो वो प्रिपरेशन भी तो करनी है। उसके लिए आप वही आ जाती है बात घूम के कि लगभग 1 साल पहले से आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, बैचलर्स में एडमिशन लेना है, तो आप 11th में स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अच्छा रहेगा, प्लानिंग स्टार्ट कर लें, अच्छा रहेगा, है ना, 12th सेफर साइड। हाँ, ताकि बोर्ड्स आपके डिस्टर्ब ना हो। अगर आप सोचेंगे कि लास्ट में सब कुछ कर लेंगे, तो आप अपने बोर्ड्स को, एग्जाम को डिस्टर्ब करेंगे। और आपने जो इंग्लिश का टेस्ट दिया, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो ये 2 साल के लिए वैलिड है। आप वो टेस्ट आप आप प्रिपरेशन कीजिए। 2024 में, आपने 25 में जाना, आप 24 में प्रिपेयर करके टेस्ट दे दो ना, 25 में एलिजिबल तो हैं आप, क्योंकि वो टेस्ट चल रहा है अभी, 2 साल तक वैलिड है वो। लास्ट मोमेंट में आप किसी तरीके से पजल नहीं होने वाले हैं, अगर आप ऑन टाइम। हमारी प्रेफरेंस रहती है बच्चे की कॉलेज देखकर, उसका कंट्री देखकर, उसकी टाइमलाइन हम डिसाइड करते हैं उस हिसाब से कि उसके बोर्ड्स जो वो ऑलरेडी इंडिया में कर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। एंड अगर ये बैचलर्स की बात है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, तो बैचलर्स अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप प्लानिंग स्टार्ट कर दें, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर। जी बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल, क्योंकि आप टाइम फाइनल ईयर में हैं, आप वहाँ से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। अगर सेकेंड ईयर लेकर आप सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं तो सेफर साइड में है, बिकॉज हाँ, देखिए इसमें जो फैक्टर है ना सरोज जी, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए आप 20 साल एक कंट्री में रहे, इंडिया में, अब आप अचानक से डिसाइड करते हैं आपने US से जाना है, या लेट्स से जर्मनी जाना है, तो एक नया जन्म है आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। ये बहुत बड़ी बात है ना। सिर्फ सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचने के बाद उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, उस प्रोसेस को फॉलो करना, वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, उन एग्जाम्स को देना, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल सेटअप करना, वो फाइनेंशियल सेटअप करने, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिस का मेजर पार्ट जाता है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स एक इमोशनल पार्ट पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा जाता है कि भाई हमारा बच्चा बाहर चला जाएगा। खुश भी होते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं फियर फैक्टर रहता है पेरेंट्स को कि 20 साल हमारा बच्चा हमारे साथ रहा, अब वो बाहर जाएगा, अकेला सब करना है, तो वो फैक्टर्स रहते हैं। और फाइनेंस, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इसके अंदर, जैसा कि लोग कहते भी हैं कि इतना पैसा चाहिए, हालांकि एजुकेशन लोन लेते हैं सारे लोग, जो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। अमन जी, वीज़ा के साथ अभी हम बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एक अगर हम जैसे यहाँ से हमने 12th किया, आगे हमें एक बैचलर करना है, और यहाँ के बैचलर्स और वहाँ के बैचलर्स, क्योंकि आफ्टर 12th यहाँ भी मैं बैचलर में एडमिशन लेने वाला हूँ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं बैचलर में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो दोनों इक्वल रहता है। हाँ, देखिए इंडिया के बाद बैचलर्स करना, मतलब 12th के बाद बैचलर्स करना इंडिया में और फॉरेन में आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट डिप्लोमा ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं बाहर फॉरेन में करने के लिए आफ्टर 12th, तो उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक फैक्टर है, वो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिया में और बाहर। नॉट इन ऑल द कंट्रीज बट इन अ फ्यू कंट्रीज इट इज़ देयर। जैसे अगर हम बात करते हैं बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए, कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन मांगती हैं, लेकिन इंडिया में तो 12 ईयर एजुकेशन है ना, 12th क्लास तक। तो उस केस में बच्चे, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में भी हैं, कनाडा में भी हैं, USA में भी हैं। लेकिन अब अगर स्टूडेंट उसी में जाना चाहता है तो उसके भी रास्ते हैं। उस केस में कुछ एक प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कुछ एक पढ़ाई होती है, स्टूडेंट को लैब प्रोग्राम होता है। वो कहाँ से करना होता है? जर्मनी से ही होगा वो। आपको जर्मनी में पहले वो स्टूडेंट को लैब करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैचलर्स में एडमिशन 13 मिलेगा। ईयर्स का आपने जो बताया, अपने यहाँ 12 ईयर्स है, हाँ, और बाहर 13 ईयर्स रिक्वायर्ड है। सब में नहीं, ओके, कुछ एक यूनिवर्सिटीज के अंदर रिक्वायरमेंट है, अगर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। सपोज मैंने 12th कर लिया और उसके बाद मैं यही इंडिया से ही अगर ये 1 ईयर का एजुकेशन अगर मैं एड ऑन करना चाहता हूँ, तो क्या किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तो हम पहली बात प्रेफर नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस बच्चे का कोई बहुत स्पेसिफिक गोल हो कि मुझे इसी में जाना है। उस केस में रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट कोलैब प्रोग्राम है, आप वो स्टूडेंट कोलैब प्रोग्राम करेंगे जर्मनी के लिए, ठीक है, इसके लिए भी जाना होगा। हाँ, जाना होगा। या फिर कुछ एक यूनिवर्सिटी जो बोलती हैं कि आप बैचलर्स में एडमिशन ले लो इंडिया में, 1 साल की बैचलर्स यहाँ से कर लो, 2 साल आगे नहीं करनी है, लेकिन वो 1 साल के बाद आपको हम 13 ईयर में काउंट करके वी आर ओपन टू गिव यू एडमिशन। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब फिर भी नहीं अलाउड करती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तो बिल्कुल काटा है कि आप नहीं जा पाएंगे, जहाँ पे 13 ईयर 16 ईयर रिक्वायरमेंट है। सेम बात आ जाती है मास्टर्स के लिए 16 ईयर में। अगर यहाँ पे आपने 12th करी, आपने बैचलर्स करी, कॉमर्स फील्ड में BSc करी, तो 15 ईयर्स पूरा हो रहा है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर 16 ईयर कंपल्सरीली चाहिए, है ना।
लेकिन रास्ते और भी हैं ना, ऐसा नहीं है कि वही यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं। तो ये सब प्लानिंग, यही सब रिसर्च ही तो है जिसके लिए आपको 1 साल पहले अपना सारा प्रोग्रामिंग शुरू कर देनी चाहिए, अपनी रिसर्च शुरू यस कर देनी इसलिए मैं चाहिए। कह रहा हूँ जो कब राइट टाइम क्या है जिस हाँ। यस बट इसमें एक अच्छी बात क्या है, अभी इंडियन एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको स्टार्ट किया है। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। बैचलर डिग्री 4 ईयर का हो गया है, तो मुझे लगता है ये फिर जो क्राइटेरिया है ये फिर हमारा गैप फिल कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इवन benefit- बैचलर्स अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक वालों को कोई ऐसा कोई नहीं इशू होता, आता नहीं उनके लिए ईजी हो जाता है, है। उनके लिए easy है हाँ, क्योंकि लेकिन वो 1 बीकॉम ईयर वालों का के तो डिफिकल्ट हो गया। यस नहीं नॉर्मल सारे ग्रेजुएट्स अगर हम सारे बैचलर्स की बात बीएससी है, करें बीकॉम है, वो 3 इयर्स सभी- है, सभी- bachelors, सभी। उनके लिए डिफिकल्टीज हो जाती हैं। लेकिन ऐसा है ना, वो लिमिटेड है, बाकी तो बहुत सारी हैं जिनके अंदर ये दिक्कतें नहीं है। अमन जी आगे अगर इसमें हम बात करें, अब हमें वीज़ा भी मिल गया, आपने वीज़ा भी दिलवा दिया हम एक स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं आज इस चर्चा में। जैसे हमने यूनिवर्सिटी सर्च किया, कोर्स सेलेक्ट किया, कंट्री हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप्स के लिए के बारे में जाना है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया, देन वीज़ा के लिए भी हमने उस प्रोसेस को भी समझा, आपने बताया। अब आगे वहाँ मैं जा रहा हूँ एक नई कंट्री में जो बिल्कुल हमारा कल्चर, हाँ लैंग्वेज, बिल्कुल। एवरीथिंग इज डिफरेंट। कितना डिफिकल्ट होता है जब भी आप किसी नए कंट्री के अंदर ट्रैवल करेंगे, जाएंगे, तो आपने देखा होगा कल्चर डिफरेंस। अब एज अ टूरिस्ट तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब आपको परमानेंट रुकना पड़ता है तो बहुत परेशानी होती है। स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं सालों सालों के लिए, तो उनको इनिशियली वही है, थोड़ा वो भी इन्जॉय करते हैं, लेकिन 3-4 महीने तक वो बहुत परेशान रहते हैं। फिर जैसे जैसे आदत होती है, धीरे धीरे वो परेशानियाँ किस कम होने तरीके का लगती हैं। चैलेंजेस रहता है normally? देखिए, कल्चरल चैलेंजेस रहते हैं, मनी मैनेजमेंट को लेकर बहुत चैलेंजेस रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत चैलेंजेस रहते हैं, स्लीप मैनेजमेंट को लेकर बहुत चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि टाइम बदल जाता है ना पूरा का पूरा। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट डिप्रेशंस में भी आ जाते हैं। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस भी हैं। आपने बोला क्या कुछ बच्चे वापस आते हैं? हाँ आते हैं, चाहते हैं और 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं मैनेज कर पाते, विच आई थिंक इज़ ओके। वहाँ रह के आपके साथ कुछ खराब, आप मतलब अगर नहीं मैनेज कर पा रहे तो बेटर आप वापस आ जाए, क्योंकि ये अनमोल है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि अब जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके कुछ साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ को लेकर। इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, जो इंटरनेशनल बच्चे आते हैं उन्हीं के लिए, वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनको अच्छी गाइडेंस मिलती है, किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है, आपको वो सब सिखाया जाता है। तो इन ऑफिसेज का मोटो यही है कि बच्चा कुछ भी चैलेंज अगर फेस कर रहा है, A to Z ऑलमोस्ट दे कवर एवरीथिंग टू मेक इट ईजी फॉर देम, सो दैट दे कैन बियर इट एंड कैन कॉन्टिन्यू। कॉमन चैलेंजेस आपके पास अभी तक क्या क्या आया जो ये बहुत ही कॉमन था? देखिए, कॉमन चैलेंजेस ये है कि एक तो बच्चे फैमिली से दूर हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा इनिशियली शॉक इमोशनल लगता रहता है। हाँ, इमोशनल। Okay. तो उसके लिए हमारा सजेशन भी ये रहता है कि आप फैमिली से रेगुलर टच में रहें, अपने दोस्तों से रेगुलर टच में रहें। एक चैलेंज हमने देखा है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं किसी ना किसी के भरोसे, कि वहाँ तो मेरे रिलेटिव्स हैं या वहाँ मैं इनको जानता हूँ, तो वो जान पहचान जो है ना बाहर चलती है यूजुअली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, उसके ऊपर नहीं चलती। हाँ ऐसा सब चाहते हैं कि आप आओ और अपना मतलब जो लिमिटेड अपनी आपको व्यवस्था टाइम करो, चाहिए आप रहें, बाकी अपनी व्यवस्था करें। बिल्कुल ठीक शब्द आपने बोला। तो ये चैलेंजेस बच्चों के साथ रहते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, और ये हम इनिशियली बता के भेजते हैं कि जैसे अब अकोमोडेशन अगर उन्होंने नहीं ली है तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है वहाँ जाके, तो हमारा तो प्रेफरेंस रहता है कि आप यहीं से अपनी अकोमोडेशन बुक करके जाएँ। और कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम नहीं, हमने यहाँ से नहीं बुक करनी, हम वहाँ जाके देखेंगे, तसल्ली करेंगे तो लेंगे। ठीक है, वी आर ओपन, लेकिन उस केस में भी क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हम वो प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। एकोमोडेशन देन मनी मैनेजमेंट, ओके, मिसिंग देयर होम। फूडिंग वाला कल्चर चूंकि बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? मेरे को याद है एक केस, एक स्टूडेंट को मैंने भेजा था जो प्योर वेजिटेरियन, यूएसए गया था। आज उसको यूएसए में लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। उसने अपनी मास्टर्स भी वहाँ से करी, उसके बाद थोड़ा टाइम उसने अपनी जॉब करी, अपना लोन रीपे किया। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से उसने अपनी मास्टर करी थी, और आज वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कर रहा है। ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। तो अपना खाना उसको खुद ही बनाना पड़ता है सुबह, और वही जो सुबह बनाता है वही शाम को खाता है, क्योंकि अभी वो वहाँ पे सिंगल है। ये चैलेंज है, लेकिन एम्बिशंस उस चैलेंज से बड़े हैं। आप समझिए इस बात को। ये आपने बड़ी बात कही, ये चीज़ फिक्स करना अपने माइंडसेट। उसका क्या एम्बिशन है, उसने आगे क्या अचीव करना है,
ये चीज़, तो इस चीज़ के ऊपर वो वर्कआउट कर रहा है। अच्छी जॉब थी, मास्टर्स करिए, एक अच्छी जॉब लगी उसकी, अच्छी सैलरी थी उसकी, लोन रिपे करने के बाद उसने और आगे जाना है, वो पीएचडी कर रहा है। देखिए पर्ड्यू यूनिवर्सिटी जो मैं नाम ले रहा हूँ अपने आप में एक बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी, और उसमें पीएचडी में एडमिशन मिलना, वो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में, कोई ईजी नहीं है। एम्बिशन है, वो कर रहा है। वेजिटेरियन है, ये एक चैलेंज है उसके लिए बड़ा। हालांकि वो हर साल 1.5 साल में इंडिया आता है, 20 दिन 1 महीने के लिए आता है, तो मुझसे भी मिलता है, क्योंकि रिलेशन डेवलप हो जाता है जब आप वहाँ आजकल मुझे लगता है सभी कंट्रीज़ में इंडियन सिस्टम्स भी अवेलेबल है, चाहे वो फूडिंग का हो चाहे और जो भी बजट, लेकिन एक फैसिलिटी। इशू है ना, ओके, आप होटल्स में रेस्टोरेंट्स में कितना खा सकते हैं? हाँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट मार्केट, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट इज देयर, आपको है, वहाँ पे Indian सब मिल market रहा is है। there. हाँ, आपको वहाँ पे इंडियन मसाले भी मिल रहे हैं, इंडियन पिकल्स भी मिल रहे हैं, इंडियन रोटी भी मिल रही है, जो आपको सिर्फ घर जाके गर्म करनी है और खानी है। हाँ, तो वो तो खैर इंडिया में भी मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें उधर हैं। लेकिन क्या आप डेली का ये अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्डेबिलिटी भी तो चैलेंज है ना। That's a big बच्चा challenge. पढ़ने जा रहा है, पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे करेगा, वो इतना नहीं कमा पाता कि वो डेली रेस्टोरेंट्स में खा ले। ग्रॉसरीज खरीद ले, इतना वो कमाते हैं, ग्रॉसरीज लेकर अपना वो खुद कुक करते हैं, खुद खाते हैं। ये चैलेंज तो है, लेकिन ये आपकी डेवलपमेंट भी तो है ना सर। आप इंडिपेंडेंट कैसे हो रहे हैं? ऐसे ही तो हो रहे हैं। It's also a learning. यस, इट इज़ अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। Overall बच्चा जब बाहर पढ़ाई करने जाता है ना, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? उसको डिग्री मिली है तो बेनिफिट है, उसको एक्सपोजर भी तो मिला, इंडिपेंडेंट भी तो है स्टूडेंट। अब वो हर सिचुएशन को फेस करना जानता है खुद से। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, किसको कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है, वो इन सारी चीज़ों को जानता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, जो छोटी चीज़ें हैं तो लोग ध्यान नहीं देते, बट ये छोटी नहीं है, लाइफ टाइम आपको यही काम आता है। आज आपसे अगर मैं पूछूं आपका बैचलर्स में क्या स्कोर था, XYZ, मेरे को नहीं जानना, सिर्फ पूछ रहा हूँ। आज आप सेटल हैं, आपको हो गए अपने बैचलर के कितने साल हो गए? अप्रॉक्स 20 ईयर्स। अब आपका चाहे 90% स्कोर था, चाहे 60% स्कोर था, इनिशियली फर्क पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन अभी कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने उस टाइम पे अपना पर्सनल डेवलपमेंट क्या किया, तभी आपका पूरा वो 20 साल मैटर किया, और आने वाले भी और आगे के 20 साल उसी पे मैटर करेंगे, उसी पे डिपेंड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चा बाहर जाकर और अच्छे से सीखता है, और एम्प्लॉयर्स की पहली पसंद बनता है कि ये सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। दैट्स कॉल्ड एक्सपोजर। दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर। एग्जैक्टली। आपको डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करना, डिफरेंट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करना, लैंग्वेज डेवलप होना। यस, अगर हम क्राउन कंट्रीज की बात करते, चलो वहाँ पे इंग्लिश है। आप जर्मनी जाइए, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश बोली जा रही है, चलेगा, लेकिन जब आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो सब्जी वाला थोड़ी इंग्लिश बोल रहा है। यस, चलो ये तो चैलेंज है जो ओवरकम कर सकता है स्टूडेंट। लेकिन अगर स्टूडेंट चला जाता है किसी बहुत रिमोट एरिया में, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप चेन्नई जाइए, आप सर्वाइव कर लेंगे इंग्लिश बोल के, लेकिन वहीं आप चेन्नई से 200 किलोमीटर अंदर चले जाइए, आप वहाँ की लैंग्वेज समझ पाएंगे? ना तो डॉक्टर को समझा पाएंगे, चलो डॉक्टर पढ़ा लिखा हो गया, आप इंग्लिश बोलेंगे वो समझ जाएगा। आपने जो बेसिक नीड्स हैं क्या उनको पूरा कर पाएंगे? तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। आप चैलेंजेस पूछे तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बच्चों को एक क्लैरिटी देनी होगी। इफ स्टूडेंट वांट्स टू चूज अ यूनिवर्सिटी, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वन शुड कीप इन माइंड, कि ये यूनिवर्सिटी क्यों लेनी है और क्यों नहीं लेनी है। ये दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, इन दोनों के ऊपर रिसर्च करनी होगी, तब फाइनल किया जाएगा। आप इसमें अमन जी अभी पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे थे, किस तरीके से ड्यूरिंग देयर स्टडी किस टाइप की उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है? देखिए, पार्ट टाइम जॉब हमेशा वो लेनी चाहिए जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा मास्टर्स करने गया है फाइनेंस के अंदर, और उसको फाइनेंस में कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। कोई पॉसिबिलिटी रहती है इसके? बहुत लिमिटेड, मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो ये मुश्किल है। पार्ट टाइम जॉब्स यूजुअली बच्चों को मिलती हैं आउटलेट्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स के अंदर, स्टारबक्स के अंदर, कहीं पे कुछ सुपरवाइज़र का कुछ मिल गया जहाँ पे सिर्फ देख रेख करनी है चीज़ों की, लाइब्रेरीज़ के अंदर। अब जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसी की लाइब्रेरी में जॉब मिल जाए, अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं, लेकिन कितनों को, सबको तो नहीं मिलेगी ना। प्रेफरेंसेस रहनी चाहिए बच्चों की, मिल जाए तो उसके लिए तो अच्छा है ना। लाइब्रेरी में क्या करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, बाकी टाइम वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, और लाइब्रेरी तो है ही पढ़ने की जगह ना। यस। अगर उसको वहाँ पे सपोज कीजिए जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशंस हैं, वहाँ पे उसकी कोई जॉब लग गई, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करना है, उनके लिए क्या सर्विसेज हैं, क्या है, कैसे, वो सब बताना है, तो वो भी अच्छी बात है। ऐसी जॉब से बचना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई या आपने उसमें ज़्यादा टाइम लिया तो
काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अभी ये पार्ट टाइम की बात हम कर रहे थे। देन आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडी, एक इंडियन यूनिवर्सिटी से बैचलर मास्टर करने के बाद और एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर बैचलर करने के बाद, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लाइक देयर पैकेज की बात करें, देन कितना डिफरेंस है? वैरी करता है, वैरी करता है। देखिए, इंडिया में अगर बच्चा कर रहा है तो मैंने आपको बताया, एक तो पढ़ाई है और एक एक्सपोजर है। ये दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है और एम्प्लॉयर इन चीज़ों को आजकल देखता है। ठीक है, अगर इंडिया में बच्चा कर रहा है तो उस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में, और फॉरेन से अगर कर रहा है तो उसकी क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में, इस चीज़ का तो फ़र्क पड़ेगा, गोज़ विदाउट सेइंग। ठीक है, और इंडिया के जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी भी होगी ना, वो भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है वर्ल्ड के। यस, आप बट मैं IIT एक यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, मैं इंडिया में IIT, IIM, NITs की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम वही एवरेज आ रहे हैं। बिल्कुल एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें, इंडियन एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बिकॉज वी कांट कंपेयर विद IIT, IIM एंड NITs। तो एक हम नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें एंड हम अब्रॉड के भी एवरेज यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम कम, देखिए काफ़ी डिफरेंस रहता है उसके अंदर भी। अगर स्टूडेंट यहाँ से बैचलर्स कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, और वहीं उसी के साथ का बच्चा एक बाहर से बैचलर्स और मास्टर्स कर रहा है, तो अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आगे जाके इन दोनों की प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप बात करते हैं इनिशियली उनकी हायरिंग्स में क्या फ़र्क रहेगा, तो मैं कोई अमाउंट पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, इनिशियली उनकी सैलरीज में भी फ़र्क रहता है। लेकिन उस इनिशियल सैलरी के फ़र्क के साथ साथ जब उनको जॉब में 1-2 साल हो जाते हैं ना, तो कौन किस लेवल पे प्रमोट हुआ है अभी तक, उसमें भी काफ़ी फ़र्क रहता है। क्योंकि जो बच्चा बाहर से पढ़ के आया, उसको एक्सपोजर है, वो सिचुएशन को फेस करना जानता है, उसके पास हर एक चीज़ का जो इंडिया में बच्चों से ज़्यादा सोल्यूशन है, क्योंकि उसने वहाँ पे सॉल्व करी हैं चीज़ें। बाहर जो उसने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इंडिया में पढ़ाई थियोटिकल ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकलिटी का फ़र्क इनिशियली क्या आएगा वो है, लेकिन और 3-4 साल 5 साल बाद क्या आएगा वो भी तो सोचना पड़ेगा, तो वो बेनिफिट होता है। तो इमीडिएट दो तरीके का बेनिफिट आपने बताया, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग इमीडिएट टर्म। बेनिफिट Immediate. और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ओके जी, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये गारंटीड मुझे लगता है, जो ये इसमें श्योरिटी इमीडिएट भी गारंटेड है। इमीडिएट भी हाँ, गारंटीड है। बच्चा सिंसियर हो, लेकिन ऐसा ना हो ना बाहर सिर्फ मजे लेके आए। हाँ, यस यस। कुछ बाहर जाते हैं सिर्फ बाहर जाने के मोटो से, कुछ बाहर जाते हैं पढ़ने के मैंने मोटो ऐसे से। एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, कुछ नाम मैं नहीं लूंगा, बट यस, हाँ, कुछ है लोगों सर। को मैं जानता हूँ जो बाहर से आने के बाद भी आज वो यहाँ एवरेज, दे आर स्ट्रगलिंग, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, Right. बट यहाँ जो उनके साथ यहाँ जो स्टडी कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि वो सर सिंसेरिटी भी तो है ना एक फैक्टर। ओके, बाहर से कुछ सीख के आएंगे, उसको आप यहाँ पे आके यूज़ करेंगे तो आप एक्सेल करेंगे, लेकिन आपने बाहर से कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ मज़े लिए और आए हैं, तो उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। वो तो फिर यहाँ पे भी मज़े ही लेते हैं, सीरियस थोड़ी होते हैं। यस, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, 5 साल अपनी ज़िंदगी के बाहर निकाले, या तो वहीं सेटल हो जाएं या फिर वो वापस आएँ, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। लेकिन वो अगर सीरियस नहीं है तो फिर वो कैसे आगे अच्छा करेंगे। वैसे एक अपने जो बताया सेटल होने वाली बात, जब बाहर पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कितने सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस डर से भी नहीं भेजते जो नहीं मेरा बच्चा कहीं बाहर ही ना रह जाए, हाँ, तो ये भी एक फियर फैक्टर। एक कॉन्ट्रडिक्ट करेगी एक बात इसके अंदर। अब आप कह रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स इस डर से नहीं भेजते। हाँ, बट बहुत सारे पेरेंट्स इसीलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा बाहर सेटल हो जाए। कुछ एक कंट्रीज है जिनके अंदर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी इजीली मिल जाती है, इसलिए भी ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत बड़ा है। इसलिए ठीक है, वेयरएज यूके के अंदर डिफिकल्ट है, लेकिन यूके के अपने बेनिफिट्स हैं। उसकी डिग्री आप जानते हैं, एक ब्रिटिश डिग्री की क्या वैल्यू है ना। अगर मुझसे बच्चा, अगर हम खुद भी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, अब एक बच्चा आ रहा है जिसकी परसेंटेज है सपोज कीजिए 80%, वो कनाडा जा रहा है एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में सिर्फ सेटल होना है इसके लिए, तो हमारा काम है कि उसको गाइड करना कि एट दिस परसेंटेज यू डिज़र्व दिस यूनिवर्सिटी। अब वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है, वो हम उसको ऑप्शंस देते हैं, ताकि वो एक कनाडा की रेजिडेंसी ना देख कर ना अपनी इंटरनेशनल सिटीजनशिप देखे। आप ऐसा समझिए ना, अगर आप यूके के अंदर या आप यूएसए के अंदर से या फिर जर्मनी से किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिसकी काउंटिंग वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप यूके के रेजिडेंट बने ना बने, कनाडा के रेजिडेंट बने ना बने, आपके पास टॉप कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड है जो आपको जॉब देने के लिए रेडी हैं, गिवन यू आर सिंसियर अगैन, गिवन यू हैव दैट क्वालिटी, यू हैव दो स्किल्स।
तो वो तो बच्चे इंटरनेशनल सिटीजन हो गया ना। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अमन जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है जो पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे हैं उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज आप दे पा रहे हैं। देखिए, जो हमारी यहाँ पे डिस्कशन चल रही है और जो सारे हमारे सवाल जवाब हो रहे हैं, मज़ा मुझे भी बहुत आ रहा है इसके अंदर। यस यस, बट ये चूंकि टाइम को भी हमें थोड़ा I ध्यान understand, रखना I है, understand, तो of course. मैं लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। एक जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड, स्कैम। हाँ, बहुत सारे ऐसे मार्केट में एजेंट्स हैं जो बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के नाम पे ठगी कर बहुत रहे हैं। ठगी कर रहे हैं। हाँ। तो कैसे पहचाना जाए जो राइट कंसल्टेंट कौन है, किस तरीके का फ्रॉड ज़्यादातर होता है, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप जब भी कोई स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट को विजिट करता है तो उससे पहले उनको ये चेक करना चाहिए कि इस कंसल्टेंट का बैकग्राउंड क्या है। अब बैकग्राउंड चेक करने के लिए वो उनकी वेबसाइट्स देख सकते हैं, ये कब से इस्टेब्लिश है, ये सब कुछ देख सकते हैं। उनके क्या रिव्यूज़ हैं, जो उन्होंने बच्चे भेजे हैं ऑलरेडी, वो कहाँ कहाँ सेटल हैं, किस किस कंट्री में भेजे हैं। हर कोई अपने रिव्यूज़ डलवाता है स्टूडेंट से जिनको वो बट वो भेजता है। फेक भी तो होता है। हाँ, फेक भी होते हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं गूगल रिव्यूज़ हो गए, वेबसाइट रिव्यूज़ हो गए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। सबसे एक बड़ा फैक्टर अच्छा ये है कि काफ़ी सारे एजेंट्स हैं ना, वो बच्चों को अपफ्रंट चार्ज कर रहे हैं। कोई 10,000 रुपये ले रहा है बच्चे से, कोई 1 लाख रुपये ले रहा है, कोई 50,000 रुपये ले रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एजेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करते हैं तो वी डोंट चार्ज स्टूडेंट। वी हैव टाई अप्स विद अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। आई वुड से मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज, 1200 यूनिवर्सिटीज जिनके हमारे साथ टाई अप हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बड़ी क्लियर डील है। उन यूनिवर्सिटीज़ ने हमें क्लियरली इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा है कि वी कैन नॉट चार्ज स्टूडेंट, एंड वी डोंट। हम स्टूडेंट के एडमिशन करवाते हैं, पूरा प्रोसेस करवाते हैं, उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स में, SOPs में, LORs में, उनके वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन में, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू प्रिपरेशन में, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। बच्चों का एडमिशन हो जाता है, वीज़ा आ जाता है, बच्चा ट्रैवल कर जाता है और यूनिवर्सिटी हमको उस बिहाफ पे पे आउट देता है। बच्चे को ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर करनी चाहिए कि एजेंट्स फीस नहीं लेते हैं, गिवन कि क्या कंडीशन है, क्या सारी चीज़ें हैं। कुछ फैक्टर्स जो दिमाग में रखने हैं मैंने आपको बताया। एजेंट्स के बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिव्यूज़ हैं वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री के अंदर ये डील कर रहा है, कहाँ के लिए ऑथराइज है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे जो इन्होंने बच्चे भेजे हैं, क्या एजेंट उनसे बात करवा सकता है। अब जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट अभी आया था, एक वो जा रहा था एक कंट्री के अंदर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा केस की, लेकिन क्योंकि वो एक सजेस्टेड कंट्री थी, वो कहीं और जाना चाहता था, हमने ऑप्शंस और एक्सप्लोर किए बच्चे के साथ। उसको एक ऑप्शन समझ में आया जो उसके लिए थोड़ा नया था, लेकिन वो ये समझना चाहता था कि उस कंट्री के अंदर और क्या पॉलिसीज़ हैं। जिस बच्चे ने ऑलरेडी वहाँ से बैचलर्स करी है उसको वहाँ पे जॉब मिलने में क्या मुश्किल आई, क्या आसानी, क्या कुछ सहूलियत रही। तो मैंने क्या किया, जो बच्चा मैंने वहाँ भेजा है 4 साल पहले, जो रिसेंट भेजा है वो भी है, लेकिन जो 4 साल पहले भेजा वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, उन दोनों की कॉल अरेंज करा दी। यस, आप उन बच्चों के कॉल, जो बच्चा वहाँ पे ऑलरेडी है, उनके पेरेंट्स से आप मिलवा सकते हैं, Right. उनकी फैमिली से। देखिए लेकिन ये ना लिमिटेड होता है। Yes, अब हाँ, एक बच्चा मेरे लिए ये काम एक बार कर देगा, Yes, ये बार बार कोई भी अवेलेबल नहीं डिस्टर्ब होगा। नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे सेशंस करना, एजेंट्स जो होते हैं ना टाइम टू टाइम सेशंस करते रहते हैं, जो उनके पास जो अभी बच्चे आ रहे हैं उनको बाहर भेजने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए, क्या वहाँ पे बेनिफिट्स हैं सब समझाने के लिए। तो उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जेन्युइन है और कितना नहीं है। फ्रॉड से बचना चाहिए। एजेंट्स अगर आपको चार्ज कर रहे हैं तो उस चीज़ से बचना चाहिए। अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एजेंट के पास नहीं सबमिट करना चाहिए। एजेंट अगर आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर्स यूज़ कर रहा है कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो यही होना चाहिए। अगर कोई एजेंट बोलता है कि मैं अपनी ईमेल आईडी बनाऊंगा आपके नाम से ताकि सारे ईमेल्स मेरे पास आएँ, तो वो गलत है। ऐसा क्यों करना है? अगर मेरे यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ईमेल जानी चाहिए ताकि ऑफ़र आपके पास है, ताकि यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आप मुझे देना, अच्छी बात है। या फिर अगर आप मुझे अपनी ईमेल का एक्सेस दे सकते हैं तो वो दे दे ताकि दोनों के पास रहे वो चीज़। लेकिन अगर एजेंट बोलता है कि नहीं ऑफर आपका ये रहा और ये मैं अपने पास ही रखूंगा, आपको नहीं दे रहा, तो दैट इज़ फ्रॉड। उसको तो डर है बच्चा भाग जाएगा। भाई बच्चा भागेगा क्यों अगर उसने जाना है तो? ये तो एक तरीके से फ़ायदा उठाना हो गया ना। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनको बच्चों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अपना प्रोसेस शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, और अगर प्रोसेस शुरू होने के बाद भी ऐसी गड़बड़ आती है तो भी उसमें सुधार के चांसेस होते हैं कि कैसे सुधार हो सकता है, एजेंट कैसे चेंज हो सकता है। वो भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। यस, आप AV ग्लोबस, हाँ। आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं? आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, देखिए हमारे यहाँ तो 100% फैसिलिटी है।
आपकी टेस्ट प्रिपरेशन से लेकर जो मैंने आपको बताया, क्या IELTS, कोई GRE, फीस चार्ज करते हैं आप? बहुत लिमिटेड फीस है। आइल्स अगर आप यूजुअली मार्केट में जाएंगे तो दे आर चार्जिंग 8,000, 10,000, 15,000। वी चार्ज लेस देन दैट, क्योंकि हम बच्चे को बाहर, हमारा मेन मोटो जो है ना, स्टूडेंट की जो ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करना। बट पैसे भी तो चाहिए। भाई पैसा तो देखिए, पैसा तो हमें यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, ओके। वो तो बाय प्रोडक्ट है। आपको ये बात समझना ज़रूरी है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। बच्चा जाएगा, पैसा आएगा। बच्चे से हम इनिशियली चार्ज नहीं करते। बाहर यूनिवर्सिटीज अगर- के साथ टाई अप है, वो अपनी हाँ, जो भी चार्ज है अगर वो किसी कंडीशन में हमें कोई छोटा मोटा अमाउंट चार्ज करना पड़ता है, जैसे अगर हम आइल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वी मेक श्योर अगर मार्केट में कोई 10,000 चार्ज कर रहा है ना, तो हम उसको 5 या 6,000 चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बेनिफिट ही दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन से लेकर, काउंसलिंग से लेकर, स्कॉलरशिप गाइडेंस। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के ऊपर मैं एक बात और बोलूँगा। अभी रिसेंटली हमने अपनी स्कॉलरशिप शुरू करी है एज अ कंपनी। देखिए, मैंने आपको बताया ना एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स, तो एक स्कॉलरशिप हमने शुरू करी है। उस स्कॉलरशिप के अंदर हम गारंटी देते हैं कि हर एक बच्चे को हम स्कॉलरशिप देंगे। क्या होगा उस स्कॉलरशिप में? देखिए, अमाउंट वैरी करेगा। किसी को हम 5 लाख की भी देंगे, किसी को हम 2 लाख की भी देंगे, किसी को 1 लाख की भी देंगे। वो वैरी करेगा कि बच्चे की क्या नीड्स हैं उसके ऊपर। आप ये कैसे कर जो पा रहे हैं? देखिए, हम ये ऐसे कर रहे हैं कि हम एक छोटा सा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम बड़ा सिंपल, एक तो इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है, एक ब्रीफ क्वेश्चन, एक आंसर हमें चाहिए होगा कि व्हाई डू यू थिंक यू नीड दिस स्कॉलरशिप। अब कौन सा बच्चा उस क्वेश्चन को कितना मैं justify ये कर समझ पाता है। रहा हूँ, ये आपका क्राइटेरिया है, बट मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ। ये फंड आपके पास कैसे, आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प कैसे कर पाएंगे? देखिए, फाइनेंशियल हेल्प करना किसी की जिसके पास कोई दिक्कत है वो तो अच्छी बात है, और कैसे कर पाएंगे तो उसके लिए भी हमारी अपनी फंडिंग है। कुछ हमारी डोनेशंस भी हैं जिसके थ्रू हम ये हेल्प करेंगे। और दूसरा, अभी मेरा जून में, मतलब अभी जो मेरा लास्ट बर्थडे था, उसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं नीडी बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करूँगा। एजुकेशन फील्ड में हूँ, अच्छा मौका है तो क्यों ना करी जाए। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ फंडिंग्स भी हैं और कुछ डोनेशंस भी हैं और कुछ हम अपनी तरफ से भी यूज़ करेंगे। तो वी मेक श्योर कि हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिले। कौन कितने डिजर्व करता है उसके ऊपर गारंटेड स्कॉलरशिप मिलेगी ये है, लेकिन कितने की मिलेगी ये नहीं है, वो डिसाइड कुछ एक अथॉरिटी है उसके हिसाब से होगा। बहुत मज़ा आया अमन जी आपसे बात करके। Same है, और मुझे absolutely। लगता है आज के जो पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं उनको आपके इससे स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट होगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उसका भी फ़ायदा उठाएंगे, और आगे भी मुझे लगता है अभी आगे बहुत ब्रॉड एरिया है इसमें। हम अभी मेडिकल के ऊपर बात करना चाह रहे थे आपसे, आगे मैनेजमेंट के ऊपर भी हम डिटेल में बात करना चाह रहे हैं। बट यस, आगे फिर से कभी हम लोग एक दूसरा पॉडकास्ट करेंगे जिसमें कुछ और भी हम सब्जेक्ट के बारे में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर इज एनी नीड फॉर स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड, 0 to 100, इफ इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट लोन, accommodations, visas, admissions, counseling, everything we help in। आपने जैसा कि अभी बोला कि काफ़ी अच्छा रहा सेशन, डेफिनेटली अमेजिंग सेशन, काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ इतनी डिटेल शेयर करके जो भी हमारी बातचीत हुई। आई होप इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को भी, और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं उनको भी कुछ बेसिक चीज़ें मालूम पड़ेंगी, और इन रिसर्चेस का ध्यान करेंगे, टाइमलाइंस का ध्यान करेंगे, प्रोसेस आसान हो जाएगा सबके लिए जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। मोस्ट वेलकम सर। तो आप देख रहे थे कॉफ़ी विद चाणक्य पॉडकास्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आगे और किस सब्जेक्ट पे मैं आपके लिए एक्सपर्ट के साथ चर्चा करूं ये भी आप ज़रूर बताएं। आपका सुझाव भी हमें ज़रूर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।